नमस्कार। आज हम हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इसका हेडिंग है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, व्यापार से साम्राज्य तक। इस चैप्टर में हम जानेंगे किस प्रकार से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ट्रेड से स्टार्ट करके पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अपना शासन चलाया और उसके रिसोर्स को, उसके हर एक चीज़ को अपने कब्जे में लेकर के उस पर शासन किया। वीडियो को आगे देखने से पहले आप पेन और कॉपी लेकर बैठें। आज के क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि पहला अंग्रेज़ कौन था जो इंडिया में आया और रहा, फिर किस तरीके से अंग्रेज़ आते गए, उनकी कंपनियां कैसे बनी, उनके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन क्लास आज का होगा। तो आप अपने पास पेन और कॉपी लेकर रखें। कुछ प्रश्न पर हम गौर करेंगे कि पहला अंग्रेज़ कौन था जो भारत में आया, उसके बाद किस तरह के अंग्रेज़ आए और किस रास्ते से आए, और अंततः व्यापारी कंपनियों का समूह कब आया, किनके दरबार में आया और किस किस तारीख को वे लोग अपने अपने कामों को आरंभ किए, उनका पहला व्यापारिक कोठी, पहला ट्रेड फैक्ट्री कहाँ स्टार्ट हुआ, ये सब जानने वाले हैं। P.E. रॉबर्ट के अनुसार थॉमस स्टीफन वो पहले व्यक्ति थे। थॉमस स्टीफन वो पहला अंग्रेज था जिसने भारत में आकर रहा। ये स्थल मार्ग से आए थे, मीन्स लैंड रूट से ये इंडिया आए थे। ये किसी भी ट्रेड पर्पज से इंडिया नहीं आए थे, बल्कि यूं ही घूमने के लिए, इंडिया के बारे में सुन करके ये इंडिया को आए थे। इसके बाद 1583 एडी में फिच और न्यूबरी, ये दो अंग्रेज थे। ये दो अंग्रेज दो दूसरे अंग्रेज व्यापारी जिसका नाम लीड्स एंड स्टोरी था, लीड्स और स्टोरी के साथ लैंड रूट के द्वारा भारत आए थे। फिच, न्यूबरी, लीड्स और स्टोरी 1583 में लैंड मार्ग के थ्रू इंडिया आए थे, और इंडिया आकर के जब ये ऑरमूज तक पहुँचे तब पुर्तगालियों ने इन चारों को पकड़ करके कैद कर लिया और गोवा भेज दिया। उस समय तक पूरे भारत के काफ़ी बड़े हिस्से में पुर्तगाली फैल चुके थे, और भारतीय व्यापार, विदेशी व्यापार पर पुर्तगालियों का आधिपत्य था। जब ये चारों कैद से मुक्त हुआ, सजा काट करके जब ये जेल से बाहर आए, तो इसमें से स्टोरी पादरी बन गए, जबकि न्यूबरी की मृत्यु हो गई। इसके अलावा लीड्स जो थे ये मुगल आर्मी में भर्ती हो गए, और इसमें से सिर्फ फिच ही ऐसे व्यक्ति थे जो बंगाल, बर्मा, श्रीलंका की यात्रा करके इंग्लैंड पहुंचे। जब ये इंग्लैंड पहुंचे तो वो ईस्वी था 1591 एडी। 1591 एडी में फिच वापस इंग्लैंड पहुंचे, और इंग्लैंड में भारतीय व्यापार और भारतीय संसाधनों के बारे में काफ़ी बखान किया, जिसके कारण इंग्लैंड के व्यापारी भारत की ओर आकर्षित हुए। फिर कुछ दिनों बाद 1599 एडी में लंदन में एक व्यापारी जिनका नाम जॉन मिल्डेन हॉज था, जॉन मिल्डेन हॉज था, ये भी स्थल मार्ग से भारत आए। ये एक व्यापारी थे जो 1599 एडी में जो स्थल मार्ग से भारत को आए। इसी ईस्वी में 1599 में 22 दिसंबर 1599 एडी में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, लॉर्ड एक जगह है, लॉर्ड के जो मेयर थे उनकी अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया, एक बिल लाया गया, जिसमें एक व्यापारिक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया, और उस व्यापारिक संस्था को ये
अधिकार प्राप्त करना था कि वे ईस्टर्न एशिया से, ईस्ट साउथ एशिया से अपना ट्रेड कर पाए, खास करके इंडिया से। इसी का की अगले कड़ी में 31 दिसंबर 1600 मतलब 1600 ईस्वी का अंतिम दिन था वो। तकरीबन 100 बिजनेसमैन का एक ग्रुप बना, जिस ग्रुप का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग into the ईस्ट इंडिया। इस कंपनी 100 व्यापारियों के लोगों ने, ग्रुप ने, समूह ने एक कंपनी का गठन किया जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। इस कंपनी के स्थापना करने के बाद उन व्यापारियों ने तब के इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से ये फरमान जारी करवा लिया कि ये संगठन भारत के साथ व्यापार कर सकता है। एक चार्टर इन्होंने जारी करवाया जो रॉयल चार्टर के नाम से जाना जाता है। यही कंपनी आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भारत में 1608 एडी से देखने के लिए मिलता है। 1608 ईस्वी में कंपनी ने सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय किया। जब वे भारत को आए तो उन्होंने कंपनी के जो मेंबर थे, कंपनी के जो प्रेसिडेंट थे, उन लोगों को लगा कि सूरत इसके लिए सबसे अहम जगह है। आप मिडावल हिस्ट्री में सूरत के बारे में पढ़े होंगे, एक पोर्ट सिटी के बारे में, जो केस स्टडी में आप सूरत के बारे में पढ़े होंगे कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी उस समय तक। तो अंग्रेजों ने सूरत में एक कंपनी खोलने का निश्चय किया और तब कंपनी की तरफ से कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में, जो मुगल कोर्ट में भेजा गया। तब के मुगल बादशाह जहांगीर हुआ करते थे, उन्होंने शाही फरमान जारी किया। एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को भारत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दे दी गई, लेकिन सीमित क्षेत्रों में ही, भारत के किसी भी क्षेत्र में नहीं बल्कि सीमित क्षेत्र में। वो क्षेत्र भारत का पश्चिमी क्षेत्र था, मीन्स ईस्टर्न घाट का एरिया में अंग्रेज फैक्ट्री को खोल सकते थे। इस तरह से और कुछ वेस्टर्न पार्ट और कुछ ईस्टर्न पार्ट में भी कहीं कुछ खास जगहों पे फैक्ट्री खोलने का अनुमति प्राप्त कर लिया। तब 1611 एडी में अंग्रेजों ने एक फैक्ट्री खोला मसूलीपट्टनम में, जो मछलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तात्कालिक फैक्ट्री था जो परमानेंट नहीं था, कह लें। दक्षिण भारत में ये मसूलीपट्टनम आता है। सबसे पहला फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा मसूलीपट्टनम में खोला गया, जो अस्थायी फैक्ट्री था। मतलब ये परमानेंट फैक्ट्री नहीं था बल्कि अस्थायी कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री था। फिर 1612 एडी में अंग्रेजों ने सूरत में अपना परमानेंट फैक्ट्री खोला। 1612 एडी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया। इसके बाद जहांगीर के दरबार में ही
अंग्रेजों ने जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवाया जो 1615 एडी में जारी करवाया गया। इसके अनुसार सर थॉमस रॉ ये अंग्रेज राजदूत थे। सर थॉमस रॉ इन्होंने मुगल दरबार में जा करके मुगल साम्राज्य के सभी भागों में जहाँ जहाँ भी मुगल साम्राज्य था, मुगल एम्पायर के किसी भी पार्ट में फैक्ट्रियाँ खोलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। इस तरीके से भारत के किसी भी हिस्से में अब मुगल साम्राज्य के किसी भी हिस्से में अंग्रेज फैक्ट्री खोल सकते थे। इनके प्रतिद्वंदी यदि इन्हें रोकते तो ये इस बात को मुगल दरबार में उठा सकते थे कि हमें रोका जा रहा है। अंग्रेजों को सबसे बड़ी सफलता एक और सफलता तब मिली 1622 में, जब ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स सेकेंड ने एक पुर्तगाली राजकुमारी के साथ शादी की और पुर्तगालियों ने दहेज के रूप में डाउरी में मुंबई के टापू को, तब ये बॉम्बे हुआ करता था, बॉम्बे के 7 टापू को, 7 आइलैंड को दहेज के रूप में दे दिया। ये टापू अंग्रेजों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और तब अंग्रेजों को काफ़ी बढ़त मिली व्यापार में, और अंग्रेजों ने इस बॉम्बे को अपनी मेहनत के बल पे तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर और सबसे बिजी ट्रेड पोर्ट के रूप में, ट्रेड सिटी के रूप में इसे विकसित किया। आज की क्लास में इतना ही, फिर कल की क्लास में इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।